अस्सलामुअलैकुम। मेरी बेटी हर वक्त घर में काला बुर्का ओढ़ कर फिरती। हर वक्त कहती रहती कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो कोई मुझे देखता है। वो हर काम बुर्के के नीचे ही करती। मैंने कई बार उसका डॉक्टरी इलाज भी करवाया, मगर कोई भी फर्क ना पड़ा। अब तो मेरी बेटी बुर्का ओढ़कर गुसलखाने में भी जाने लगी। एक रात वो सो रही थी तो मैंने जूं ही उसका बुर्का धोने के लिए उठाया तो पांव तले से जमीन निकल गई। इतनी शदीद गर्मी में भी मेरी बेटी सना ने काला बुर्का ओढ़ रखा था। वो सहन में झाड़ू लगाती और बार बार पसीना साफ करती जा रही थी। मैंने 1000 दफा का दोहराया हुआ जुमला इस आस में फिर बोल दिया था कि शायद अब की बार ही उस पर कुछ असर हो जाए। मैं बोली, सना, बुर्का उतार दो, घर में कोई नहीं है, फकत तुम और मैं ही तो हैं। उसने नफी में सर हिला दिया और सरगोशी के अंदाज में बोली, अम्मी, आपको इल्म नहीं है, कोई मुझे छुप छुप कर देखता है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। मैंने अपनी बेटी से झाड़ू छीन लिया और उसे कहा कि तुम कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं ही कर लेती हूं घर भर के काम। वो मुझसे डर गई थी, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। मैं झाड़ू लगाती जाती और बड़बड़ाती जा रही थी कि न जाने बैठे बिठाए इस कमबख्त को हो क्या गया है। सना एक बड़ी ही हंसमुख और सोशल सी लड़की थी। नए तर्ज का हर फैशन सबसे पहले मोहल्ले में वही तो करती थी। मोहल्ले की सब खवातीन इससे बड़ी मुतासिर थी। अगर बेड़ा गर्क हो परवीन का, जिसने मेरी बेटी का ये हाल बना दिया था। न जाने दुनिया जहान छोड़कर सना ने मोहल्ले में आने वाली 35 बरस की बेवा परवीन के साथ दोस्ती क्यों काट ली थी। जैसे जैसे उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, मेरी सना के रंग ढंग बदलते ही चले गए थे। वो हर वक्त स्याह बुर्का ओढ़ कर रखती और कहीं भी आती जाती नहीं थी। उसे फकत परवीन के साथ ही सरोकार था। शाम हुई तो मैंने सना को आवाज दी कि आकर हांडी पका लो, तुम्हारे अब्बू आने ही वाले हैं। वो स्याह बुर्के में मलबूस थी। उसे देखकर ही मुझे गर्मी सी लगने लगी थी। मैंने जान छुड़वाने की खातिर कहा कि सना, मुझे अब याद आया कि तुम्हारे अब्बू ने तो खास मुझसे फरमाइश की थी कि मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई सब्जी खाना चाहता हूं। तुम ऐसा करो, कमरे की सफाई कर लो। वो असबात में सर हिलाकर कमरे की तरफ चली गई। जब उसके अब्बू काम से वापस आए तो पानी का गिलास हाथ में पकड़ा कर बोली, मैं परवीन बाजी के घर जा रही हूं। उसके अब्बू ने फट से इजाजत दे दी थी और मैं सना को घूर कर ही रह गई थी। सना पूरे दिन में इसी वक्त परवीन के घर जाती थी। वो जानती थी कि उसके अब्बू उसे किसी चीज से रोकते टोकते नहीं है। आज मैंने भी उसे नहीं रोका था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर परवीन मेरी बेटी को कौन सी पट्टियां पढ़ाती है जो उसके रंग ढंग ही बदल कर रह गए हैं। असद को खाना देकर मैं बोली कि मैं जरा सना को ले आऊं, अंधेरा फैल चुका है, वो डर रही होगी। असद ने इजाजत दे दी तो मैंने परवीन के घर की राह ली थी। उसका घर 2 गलियां छोड़कर ही तो था। मैं जैसे ही परवीन की गली में दाखिल हुई तो ये देखकर दंग रह गई कि परवीन और सना रक्शे से उतरकर परवीन के घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी। ये क्या था? क्या मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो सच था? मैं गुस्से से बिफरी जैसे ही परवीन के घर पहुंची तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि सना अपना हाथ पकड़े रो रही थी। मैंने पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? परवीन शर्मिंदा सी होकर आगे बढ़ी थी। वो बोली, बाजी, सना मुझसे मैक्रोनी बनाना सीखना चाह रही थी। काम करते करते हाथ पर छुरी लग गई। कट गहरा था, इसलिए डॉक्टर के पास ले गई थी। 1-2 दिन की एहतियात के बाद इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। परवीन इस कदर शर्मिंदा से थी कि मैंने ही उसे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, काम करते हुए चोट लग जाना तो मामूली सी बात है। तब कहीं जाकर परवीन का हौसला हुआ था। मैं सना को अपने साथ घर ले आई थी। वो बहुत डरी हुई थी, जबकि उसके आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने सना को प्यार किया और समझाया कि इतनी मामूली सी बात पर यूं तड़प तड़प कर नहीं रोते। फिर मैंने सना को अपने हाथों से ही खाना खिलाया था, क्योंकि कट उसके दाहिने हाथ पर लगा था। मैं सना को सुलाने के लिए उसके कमरे में ले गई थी। मैंने कहा, आ जाओ, मैं तुम्हारा बुर्का उतार दूं, फिर आराम से सो जाना। सना घबरा कर 4 कदम पीछे हटी थी। उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया और बोली, अम्मी, मैं बुर्का पहनकर ही सो जाऊंगी। मुझे डर है कि कोई मुझे देख ना ले। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर बेटी के जख्म का ख्याल करके मैं चुप कर गई थी।
मैं सारी रात सना की परेशानी में सो नहीं पाई थी। मेरी जवान जहां बच्ची को न जाने किसकी बुरी नजर लग गई थी। अब तो उसके रिश्ते आने थे, ये तो उसकी शादी के दिन थे। अब इस हालत में उसको कौन ब्याहेगा? मैंने सोच लिया था कि मैं सना को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। शायद वो ही उसको समझाने में कामयाब हो सके। सुबह मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर सना के पास ले गई थी। मुझे ये फिक्र थी कि बच्ची के हाथ में तकलीफ होगी, वो खुद से खाना नहीं खा पाएगी। मैं खाना लेकर गई तो सना ने मुझसे ट्रे पकड़ ली और खुद ही निवाले तोड़ तोड़ कर मुंह में डालने लगी थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। तभी मेरी नजर सना के हाथ पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया था। अब पट्टी उसके बाएं हाथ पर बंधी हुई थी। सना ने मेरी नजरों का ताक़ुब किया तो उसका चेहरा सर्द पड़ चुका था। उसके गले में निवाला अटक गया। उसने खांसते हुए मुझसे पानी लाने का इशारा किया था। मैं पानी लेकर लौटी तो सना की पट्टी एक बार फिर से दाएं हाथ पर बंधी हुई थी। मैं उसके सर पर हाथ फेर कर खुद बाहर निकल गई थी। मेरा दिल अनजाने वसवसों के तहत धड़क उठा था। न जाने मेरी बच्ची ये सब क्यों कर रही थी। उसने हाथ की चोट का बहाना क्यों किया था? और फिर वो आखिर कल गई कहां थी? मेरे साथ तो गली के कोने तक न जाती थी। न जाने परवीन के साथ कहां कहां की सैर करती फिर रही थी। मेरी बच्ची में कोई ऐब न था, ये तो मैं जानती ही थी, लेकिन परवीन पर मुझे बड़ा गहरा शक हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसका पता लगाकर ही छोड़ूंगी। बाकी का किस्सा खुद ब खुद खुल जाएगा। अब मैं परवीन के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखने लगी थी। यहां वहां से उसके मुतालिक पूछती रहती थी। मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ था कि फकत मेरी सना ही नहीं बल्कि मोहल्ले की बाकी लड़कियां भी उसकी गर्विदा थीं। उसके घर में हर वक्त रौनक लगी रहती थी। कभी कोई लड़की उससे बिरयानी सीखने चली गई तो कभी कोई लड़की कोफ्ते बनाने के हुनर में ताक हो गई थी। मैंने तो जिस जिस औरत से भी पूछा, सबकी सभी परवीन को झोलियां भर भर कर दुआएं देती थी कि उसकी वजह से उनकी बेटियों ने घरदारी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। मगर हैरत की बात यह थी कि दूसरी किसी लड़की का रुझान मजहब की जानिब न हुआ था। खैर, मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर मैं भी बड़ी हल्की फुल्की सी हो गई थी। मुझे भी खुशी हुई थी कि चलो मेरी बेटी को भी उस्ताद मिल गई है। लेकिन मेरी बेटी मुझे मुकम्मल तौर पर खुश होने देती ही कहां थी। मैं तो उसकी अजीबो-गरीब हरकतों से आजिज आ चुकी थी। अब तो सना बाथरूम जाते हुए भी अबाया नहीं उतारती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर सना से कहा कि जन्नत में जाने के लिए सिर्फ पर्दा ही काफी नहीं है, बल्कि नमाज कुरान भी पढ़ना पड़ता है, माँ बाप को भी राजी करना पड़ता है। मेरी बात सुनकर सना की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। वो बोली, अम्मी, मुझ जैसी गुनहगार लड़कियां जन्नतों में नहीं जाती। मैं तो इस लड़की से बहुत तंग आ गई थी। पता नहीं इसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने असद से मशवरा किया और सना को नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि सना ने पहले सेशन में भी कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो चाहता था कि मैं उसे हर हफ्ते वहां लेकर जाया करूं। नफ्सियाती डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा थी, मगर मैं अपनी बेटी को बिल्कुल तंदुरुस्त देखना चाहती थी, इसलिए मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करने लगी थी। मैं अपने तौर पर भी सना को समझाती रहती थी कि पर्दा ना बाप से होता है और ना ही मां से। इस्लाम हमें गैर महरम से पर्दा करने का हुक्म देता है। सना रो कर कहती, अम्मी, आपको क्यों नहीं समझ आता कि आपके और अब्बू के अलावा भी कोई है इस घर में जो मुझे छुप छुप कर देखता है? वो मेरा महरम तो नहीं है ना? मेरा पर्दा वाजिब है। मैं बोली, आखिर कौन है जो तुम्हें देखता है? किसने मेरी बेटी को तंग कर रखा है? वो बोली, अम्मी, कभी वो छत से घूरता है मुझे, तो कभी मेरे कमरे के रोशनदान से, कभी वो हमारे घर की दीवार से सर निकाल कर मुझे देखता है। मैं अपनी बेटी की हालत देखकर रोने लगी थी। तभी मोहल्ले में शोर उठा था। मैं भागकर बाहर निकली तो पता चला कि राशिदा की बेटी घर से भाग गई थी। वो घर से कहकर निकली थी कि परवीन से कौरमा सीखने जा रही है, मगर जब वो 5 घंटे बाद भी घर ना लौटी तो राशिदा परवीन के घर गई। परवीन ने बताया कि उसकी बेटी तो आज वहां गई ही नहीं थी। पूरे मोहल्ले में शोक फैल गया था। यह अपनी नौयत का पहला वाकया था। इससे कबल तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। राशिदा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, जबकि राशिदा के शौहर ने
खुद को घर में कैद कर लिया था। अब मोहल्ले की सभी औरतें डर चुकी थीं। सबने ही अपनी बेटियों को घर में ही कैद कर लिया था। कुछ दिन इस वाकये की दहशत रही, फिर यह किस्सा आया गया हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में राशिदा के बीन अटक कर रह गए थे। फिर मेरी तो थी भी एक ही बेटी, वही मेरा सब कुछ थी। मैं उसको खोने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं सना को फिर से डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने बताया कि सना के दिल में कोई खौफ बैठा हुआ है, इस वजह से वो खुद को छुपा छुपा कर रखती है। अब मुझे डॉक्टर पर तब चढ़ गई थी कि इतनी इतनी भारी फीस भी लेते हो, मगर अभी तक तुमसे मेरी बच्ची की बीमारी ही नहीं पकड़ी गई। इतना तो मैं भी जानती हूं कि सना किसी शय से डरती है, लेकिन वो क्या चीज है ये बताना तो आपका फर्ज है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब अपनी बेटी को दोबारा वहां लेकर नहीं जाऊंगी। मैं उसे किसी पीर फकीर से दम डलवा कर देखना चाहती थी। एक पीर ने मुझसे कहा था कि हर जुमेरात को रात 11 बजे के बाद 11 मुर्गियां मोहल्ले में छोड़ देनी है। इस तरह मेरी बेटी के सर से हर बला टल जाएगी। अब मैं बहुत पुरुमीद हो गई थी। मैंने सुना था कि यह पीर बड़ा पहुंचा हुआ है। अब मैं जुमेरात का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब से मैंने सना पर दम डलवाया था वो काफी बेहतर हो गई थी। बुर्का तो उसने अभी भी नहीं छोड़ा था, मगर इतना जरूर था कि वो एक बार फिर से परवीन के पास जाने लगी थी। मैं इसी में खुश थी कि चलो परवीन के साथ मेरी बच्ची खुश रहती है। मुझे परवीन पर भी बहुत तरस आता था। उसकी कहानी भी बड़ी दुखी थी। वो शादी के 2 माह बाद ही बेवा हो गई थी। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था, जबकि भाभियों ने भी उसे घर में घुसने ना दिया था। अब वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। उसकी एक सहेली ने ही उसे हमारे मोहल्ले में घर लेकर दिया था। बस ये अच्छा था कि परवीन के शौहर के इंतकाल के बाद उसे अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जिसकी वजह से उसका खूब गुजारा हो रहा था। मेरे दिल में अक्सर ये बात भी आती थी कि मैं कोई मुनासिब सा लड़का ढूंढकर परवीन की शादी करवा दूंगी। पहाड़ जितनी जिंदगी वो बच्ची अब तन्हा तो नहीं गुजार सकती थी ना। मैंने अपने तौर पर रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया था। अल्लाह अल्लाह करके जुमेरात का दिन भी आ ही गया। मैंने सरे शाम ही शौहर और बेटी को खाना खिलाकर सुला दिया था और खुद में घड़ी की सुइयां गिन रही थी। नींद से आंखें बोझल थी, मगर मुझे जागना ही था। 11 बजे तो मैं जल्दी से दड़बे को उठाकर बाहर आ गई थी। उस दड़बे में 11 मुर्गियां थीं, जो मैं आज ही बाजार से लाई थी। मैं 2 गलियां छोड़कर आगे निकल गई थी। मैंने दड़बा खोल दिया और वो मुर्गियां खुशी खुशी यहां वहां भागने लगी थी। उन मुर्गियों का मकसद ये होता था कि मुस्तहिक लोग उनको पकड़कर उनका गोश्त पका लेते थे। मैं वहां खड़ी ही थी कि अचानक मुझे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैं दीवार की ओट में होकर देखने लगी थी कि रात के इस पहर किसी के घर मेहमान आ गए हैं। लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। सामने ही परवीन गाड़ी से निकल रही थी। परवीन का गाड़ी से निकलना मुझे हैरान नहीं कर रहा था, बल्कि उसका लिबास मुझे परेशान कर गया था। वो सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, बनी संवरी सी थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी, गाड़ी सन करके गुजर गई थी, जबकि परवीन अपने घर में चली गई थी। ये क्या था? मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। सारी रात इसी फिक्र में गुजर गई थी कि आखिर इस औरत का क्या किस्सा है। परेशानी की बात यह थी कि परवीन के घर सारे मोहल्ले की लड़कियों का आना जाना था। दिल में तो आया कि ये बात जाकर सबको बता दूं, मगर फिर अल्लाह के कहर से डर गई कि न जाने बात हो क्या और मैं किसी शरीफ औरत पर बहतान लगा बैठूं। मैंने सोचा कि पहले इस मामले की तहकीक करूं, इसके बाद ही कोई कदम उठाऊं। सुबह हुई तो मेरी बेटी ने फिर से बुर्का ओढ़ लिया था। आज वो मुझे बड़ी घबराई घबराई सी लग रही थी कि अम्मी मुझे परवीन बाजी के घर जाना है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उसे वहां जाने दूं। मैं उसको टालती रही थी। वो किचन में जाकर बर्तन धोने लगी थी। मैं गिलास लेने किचन में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरी सना तो मुझसे छुप छुप कर रो रही थी। मैंने उसको पुचकार कर पूछा कि बेटा क्या हुआ है? वो नफी में सर हिलाती रही, लेकिन बोली कुछ भी ना। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया तो वो मुझे धक्का देकर अपने कमरे में भाग गई थी। मेरा सर दीवार में जा लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे, इसलिए नहीं कि मेरा सर दीवार में लगा था, बल्कि इसलिए कि सना को गले लगाते हुए जो एहसास मुझे हुआ था
उसने मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर डाला था। मैं जमीन पर बैठती चली गई और रोती रही थी। ये सब क्या हो रहा था? या अल्लाह, मेरी सना को हो क्या गया है? सना ने खुद को अंदर बंद कर लिया था। मैं भी चाहती थी कि वो कमरे में ही रहे। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे वहम की तस्दीक ना हो जाए। मैं बिल्ली को सामने देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गई थी। शाम में असद आए तो सना का पूछने लगे। मैं बोली कि आज वो जल्दी सो गई है। फिर मैंने असद को खाना दिया तो वो भी सो गए थे, जबकि सना तो अपने कमरे में बंद थी। रात के 11 बजे तो मैं इससे यहाँ चादर लेकर बाहर निकल आई थी। मैं परवीन के घर के सामने खड़ी थी। तभी एक बहुत बड़ी कार तेज रफ्तारी से आई और परवीन के घर के सामने जा रुकी। परवीन भी बड़ी उजलत में घर से निकली थी। मैं ये देखकर शशदर रह गई थी कि वो तो बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजी संवरी सी थी। बड़ी अदा से गाड़ी में जा बैठी थी। मुझे कुछ ना सूझा तो मैं भी साथ साथ चलने लगी थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि आगे ही मुझे टैक्सी मिल गई थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो उस सफेद गाड़ी का पीछा करे। हमारी टैक्सी उस गाड़ी का पीछा करते हुए तंगो तारीक गलियों से गुजरती जा रही थी, यहां तक कि हमारी गाड़ी एक ऐसे इलाके में पहुंच गई थी जहां रात पर भी दिन का गुमान होता था। ये वो इलाका था जहां शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते थे। वो टैक्सी ड्राइवर हैरानी से मुझे देख रहा था। फिर बोला, अम्मा जी, आपका यहां रुकना दुरुस्त नहीं है। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया था। वो बोला, अम्मा जी, वापस चले। मैंने कहा, चंद लम्हे रुक जाओ। वो खामोश हो गया तो मैं गाड़ी में बैठी बैठी इस पूरे इलाके को देख रही थी। बुलंदो बाला चबारों से लटकती लड़कियां दावतें नजारा दे रही थी। तभी मेरी नजर रशीदा की बेटी पर पड़ी थी। वो भी एक चबारे में ऐसी खड़ी थी जैसे उसमें रूह मौजूद ही ना हो। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैं रोने लगी थी। फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि वो वापसी की राह ले। हम वापस आ गए थे। वो सारी रात मैंने अंगारों पर लौटते हुए गुजारी थी। सना की फिक्र, परवीन का सदमा और रशीदा की बेटी का गम मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। मुझे समझ ही ना आता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मैंने एक हल सोचा था। मैं अपने मोहल्ले के तमाम मौजूजीन के घर गई थी। मैंने उनसे कहा कि परवीन हर रात कहीं जाती है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। सब लोग हैरान रह गए थे, मगर फिर भी उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया था। हम रात के 11 बजे सड़क पर खड़े हो गए और परवीन गाड़ी में बैठकर हमारे सामने से गुजर गई थी। फिर हमने उसका पीछा किया और सब परवीन की हकीकत जान गए। मैंने उनको रशीदा की बेटी भी दिखा दी थी। मोहल्ले वालों का खून जोश मारने लगा था। वो चाहते थे कि अभी गाड़ी से उतरकर परवीन की दुर्गत बना दें, मगर मैंने उनको समझाया कि ऐसे लोग बड़े बदमाश होते हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने उनको एक लाएअमल बताया था। इस बार फिर से मेरी बात मोहल्ले वालों ने मान ली थी। हम वापस चले आए थे। अगले दिन हम सब मिलकर परवीन के घर गए थे। मैं ही आगे बढ़कर बोली थी, परवीन, हम सब तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो गए हैं। हम जान गए हैं कि तुम्हारा ताल्लुक उस जगह से है जहां का नाम लेना भी हम गवारा नहीं करते। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रशीदा की बेटी भी वहीं पर है। अगर तुम यहां से जिंदा सलामत निकलना चाहती हो तो रशीदा की बेटी को यहां बुलवा लो, वरना हम तुम्हारी तिक्का बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देंगे। परवीन बड़ी घबरा गई थी। वो साफ मुकर गई थी, मगर आखिरकार अपनी असलियत के मुतालिक मान ही गई थी। फिर उसने अपने आदमियों को फोन करके रशीदा की बेटी को वापस बुलवा लिया था। हमने पुलिस का पहले ही इंतजाम किया हुआ था। लड़की अगवा के केस में पुलिस परवीन और उसके आदमियों को पकड़ कर ले गई थी। रशीदा के घर तो अजब सा माहौल था। कभी वो खुशी से हंस देती तो कभी रो देती कि उसकी बेटी के माथे पर बहुत बड़ा दाग लग गया था। मैं ये सब निमटाकर घर वापस आई तो बाथरूम के बाहर सना का बुर्का पड़ा हुआ देखा था। वो खुद बाथरूम में थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उसका बुर्का जल्दी से धो डाला था। सना को इल्म नहीं था कि मैं घर वापस आ चुकी हूं। वो जब बाथरूम से निकली तो मुझे देखकर डर गई थी, जबकि मैं तो बेहोश होते होते ही बची थी। मेरे सामने सना खड़ी थी
जिसका पेट 9 माह की हामला औरत की तरह बाहर निकला हुआ था। मैं रोते हुए बोली, सना, ये क्या है? वो बोली, अम्मी मुझे बहुत दर्द होता है, सारी सारी रात नींद नहीं आती। मैंने परवीन बाजी को दिखाया तो वो बोली कि तुम हामला हो। अम्मी, मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे हमल के मुतालिक इल्म हो और मेरे बाप की इज्जत खाक में मिल जाए। मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। सना रोते हुए बोली, अम्मी मुझे बचा ले, मैं ये बच्चा नहीं जन्ना चाहती। मेरा दिल तो कर रहा था कि सना का गला घोंट कर उससे जान छुड़वा लूं, अगर मैं ममता के हाथों मजबूर थी। उसके रोने से मुझे तकलीफ होती थी। मैंने शफीक लहजे में पूछा, सना तुमने किससे निकाह किया है? वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी थी। वो बोली, अम्मी निकाह तो दूर की बात है, मैंने तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की। अब मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, फिर यह हमल कैसे मुमकिन है? सना बोली, अम्मी मुझे परवीन बाजी ने कहा था, जिस दिन मैंने हाथ के जख्म का नाटक किया था वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने उनके शक की तस्दीक कर दी थी। मैं इसीलिए रोती रहती थी। वो कहती थी कि एक दिन मौका देखकर वो मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी डिलीवरी करवा देंगी। मैं जान गई थी कि वो अपने साथ मेरी सना को क्यों ले जाना चाहती थी। वो उसे भी अपने कोठे पर बिठाकर नचवाती। मैंने सना के बुरके के सूखने का इंतजार किया, फिर उसे अपने साथ अस्पताल ले गई, जहां चेकअप के बाद पता चला कि सना हामला नहीं थी, बल्कि उसके पेट में रसोली थी, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि सना की जान को भी खतरा था। मैंने अल्लाह पर तवक्कल करके उसी वक्त सना का ऑपरेशन करवा दिया था। अल्लाह का लाख शुक्र कि मेरी सना बच गई थी, उसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता सना बेहतर होने लगी थी। मैंने सना से पूछा कि बेटा, क्या अब भी तुम्हें महसूस होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है? सना ने नफी में सर हिला दिया था। वो बोली, अम्मी मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मैं तो बुर्का पहनने के लिए बहाना बनाती थी। परवीन बाजी ने जो मुझे डरा दिया था। मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, सना मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अपना दुख, दर्द, परेशानी हमेशा अपने माँ बाप या घर वालों को बतानी चाहिए। जब हम बाहर के सहारे ढूंढने लग जाते हैं तो वही हमें गहरे कुएं में धकेल देते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।